नमस्ते। आज एक बार फिर से मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब आ गए हैं। प्रोफेसर साहब, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। देश के अजीब सी हालात है, मतलब बहुत से पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं। एक तरफ मंदिर का जो दान है वो भगवान को ही ठग लिया, भगवान को ही चुराया जा रहा है, वहां से दान ही चुरा लिया जा रहा है। उधर बच्चे जंतर मंतर पे आज 20-21 दिन हो गए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। और साथ में ये जो अमेरिका ने एक काम किया, मैं अभी भी थोड़ा इसको डिसाइफर नहीं कर पा रहा हूँ कि अ, जब अमेरिका से एक एमओयू हो गया, ये हुआ कि अब युद्ध रुक गया है, अब आगे की बात करेंगे। तो उस समय ईरान ने अपने जो सुप्रीम लीडर हैं उनके अंतिम संस्कार को एक एक लंबा आयोजन किया, बड़ा आयोजन किया, 8-9 दिन का आयोजन था, दुनिया को वो दिखा रहे थे। और दुनिया में जब वो आयोजन हो रहा था तो वो विजेता के रूप में पेश आ रहे थे, वहाँ के लोग उतने ही उत्साह से थे। हालांकि वो शहादत हुई थी, लेकिन उसको वो कहीं से भी हारी हुई से देश नहीं लगा। अमेरिका के सामने अब ये स्पष्ट हो गया कि अमेरिका को 4 जुलाई को अपना 250 साल का स्वतंत्रता दिवस मनाना था। उसके लिए वो जो पैतरेबाजी होती है कि दूसरे को बेवकूफ बना के कुछ कर लो, वो ये काम कर रहा था। उसने अपना टारगेट करना शुरू किया और सारा मामला अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रह गया है। और उसमें एक अजीब सी चीज ये भी है प्रोफेसर साहब कि चाबहार जो भारत का एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट था क्या है भी, उसमें पैसा तो लगा ही है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर है, उसको अमेरिका ने टारगेट किया है। तो ये लार्जर इश्यूज में भारत की एनर्जी क्राइसिस जो है वो अभी भी है। कहने को जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 180 रुपये घटाया गया है, लेकिन मैं किसी के पास गया था जो ढाबे वाला है, उसने कहा साहब पहले 1500 रुपया बढ़ा दिया था, 1600 रुपये, अब उसमें 180 घटा दिया है, तो क्या घटाया है। तो ये सारी चीजें लेके जो अमेरिका ईरान युद्ध है उससे हमारा तो मतलब हमारी इकोनॉमी तो पूरी तरह से प्रभावित है। इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जानबूझ के स्टॉक मार्केट से खेल रहा है। स्टॉक मार्केट घटती है 2000 पॉइंट, अगले दिन बढ़ती है 10,000 पॉइंट, वो उसमें भी निवेश करवा रहे हैं अपने दोस्तों का, और इस हिसाब से भी ये कर रहे हैं। इस तरह की भी एक बातचीत आ रही है प्रोसेसर। आनंद जी, मेरा मानना है कि हमको इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ट्रंप जो है वो तो ट्रांजैक्शनल है और पैसे बना रहे हैं। अभी जो डेटा आया उसमें पता लगा कि उन्होंने पहले साल में $2 बिलियन अतिरिक्त कमा लिया, तो वो तो कमा रहे हैं। लेकिन इसके जियो स्ट्रेटेजिक चीज़ें जो है ना वो हमें प्रभावित करती हैं। तो अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वही एक सोर्स ऑफ मतलब कंटेंशन है कि अमेरिका कह रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, और ईरान कह रहा है कि नहीं, वो तो जहां हमारा शिपिंग लेन है वहीं से जाएगा और जो नहीं जाएगा तो उसको हम अटैक करेंगे। तो एक तरह से नाक की बात हो गई है। अमेरिका कह रहा है कि अगर आप अटैक करोगे तो हम उसको जो एग्रीमेंट है उसको नहीं लागू करेंगे, और इसलिए ट्रंप ने तो कह दिया कि एग्रीमेंट तो खत्म हो गया है। और ईरान के नाक की बात भी है और उनकी सॉवरेनिटी की बात है, क्योंकि इतनी बॉम्बिंग हुई है उनके ऊपर, इतना तहस नहस हुआ है, तो वो चाहते हैं कि वहां से वो दिखाएं कि भाई हम भी कुछ अभी अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए वो अटैक करते हैं। वो जैसे ही अमेरिका अटैक करता है वो जो अमेरिकन जो बेसिस हैं पश्चिम एशिया में उन पे अटैक कर देता है, और वो फिर बात और आगे बढ़ जाती है। तो हालांकि अभी ट्रंप ने कह दिया कि नेगोशिएशन जारी रहेंगे, पर ये नेगोशिएशन का कोई मतलब नहीं है, जबकि ये दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग हैं। ऑब्जेक्टिव अमेरिका का ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दे और वो फ्री शिपिंग वहां से हो। ईरान कहता है कि नहीं, वो वहां पे हमारी सॉवरेनिटी होगी, उससे हम जो है शिपिंग हमारे उसमें चलेगी। तो ये एक नाक की बात भी है और एक स्ट्रेटेजिक बात भी है जो दोनों के लिए वो है। तो इसलिए जब तक इस पे समझौता नहीं होता और लेबनान पे समझौता ठीक से नहीं जो लागू होता, तब तक मुझे लगता है कि ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और जितने दिन अनसर्टेनिटी बनी रहेगी उतने दिन जो तेल के जो दाम है वो तेज हो जाएंगे, और उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, क्योंकि तेल सिर्फ तेल ही नहीं है, उसमें और सारी चीज पदार्थ भी हैं, तो दुनिया में शॉर्टेज हो जाती है। और ट्रंप ने एक बात कही थी एग्रीमेंट के पहले कि अगर ये युद्ध इसी तरह चलता रहा और जो सप्लाईज हॉर्मुज से ब्लॉक रही तो 15-20 दिन में काफी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि शॉर्टेज बहुत हो जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1 बिलियन बैरल जो तेल के भंडार थे वो कम हो गए हैं। तो अगर इतना ज्यादा बड़े तेजी से कम हो रहे हैं तो दुनिया में शॉर्टेज बढ़ेगी, और शॉर्टेज बढ़ने से फिर दाम और तेज जाएंगे। अभी दाम इतने तेज नहीं हुए जैसे पहले सोचा गया था कि शायद $150-200 तक जो है क्रूड के दाम पहुंच जाएंगे, तो वो नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रेटेजिक रिजर्व अमेरिका ने रिलीज करने शुरू कर दिए थे।
और स्ट्रेटेजिक रिजर्व मार्केट में आए तो उससे फिर दाम उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ सकते थे। तो अभी मेरा मानना है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, तो परेशानी होगी। आपने चाबहार वो पोर्ट की भी बात की कि वहाँ पे भी बॉम्बिंग हुई, तो वो तो इसलिए हुई कि ईरान का तेल वहाँ से ना निकले, ईरान का सामान वहाँ से ना निकले, क्योंकि वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो ईरान वो चाबहार पोर्ट का जरिए अपना एक्सपोर्ट करता रह सकता है। तो इसलिए अमेरिका तो कोशिश कर रहा है कि उन पर इतना दबाव पड़े कि वो जो मतलब अपनी सॉवरेंटी को जो ताक पे रख के उसको ख़त्म करने को तैयार हो जाए। तो इसलिए अमेरिका वो भी कर रहा है। अब हमें देखना है कि भारत में इसका असर क्या पड़ेगा। हमारे यहाँ तो आपने देखा कि जो शॉर्टेज हुई, जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम बढ़ा दिए और कुछ ही थोड़ा बहुत गिराया है दाम। अगर ये शॉर्टेजेस चलती रही तो दाम फिर बढ़ने लगेंगे। और इसमें होता क्या है कि ब्लैक मार्केटिंग का जो दाम है वो तो हमारे उसमें आता ही नहीं है डेटा में। तो जो सिलेंडर 950 का जो लोग 4,500 5,000 ऐसे खरीद रहे थे, तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। जो 100 रुपए किलो जब गैस भरवाते थे छोटे सिलेंडर में, वो 300 400 500 रुपए किलो भरवा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा शुरू हो जाएंगी अगर ये युद्ध इसी तरह चलता रहा और जो शॉर्टेज है वो चलती रही। और इधर आप देखेंगे रूस की भी कैपेसिटी ना सप्लाई करने की कम हो गई है, क्योंकि रूस पे यूक्रेन ने बहुत हमले किए हैं, उनकी रिफाइनरीज पे, उनके ऑयल वगैरह पे, यहाँ तक कि रूस में शॉर्टेज हो रही है ऑयल की। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो रूस का जो एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम का, क्रूड का, वो काफ़ी गिर जाएगा। और ईरान का जो क्रूड है वो बाहर आ नहीं पाएगा, क्योंकि जो अमेरिका उस पर रोक लगा रखी है। तो इसलिए जो वर्ल्ड में शॉर्टेज है, जो थोड़ा सा ईरान के खुलने से, जो रूस के सप्लाई से जो शॉर्टेज कम हो गई थी, वो शॉर्टेज दोबारा काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और उसमें जो हम दूर दूर से ले रहे हैं वेनेजुएला से, अमेरिका से तेल वगैरह, वो तो काफ़ी समय लगता है वहाँ से आने में, 50 दिन लग जाते हैं और दाम भी उसके ज़्यादा पड़ जाते हैं, शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, इंश्योरेंस ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा जो क्रूड आएगा वो काफ़ी महंगा आएगा। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि अभी जो अनिश्चितता का काल चल रहा है उसके चलते हुए स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ेगा, उसके चलते हुए हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी पड़ेगा, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो भारत आता है उस पर भी असर उसका पड़ने लगेगा। तो जो स्थिति आज से करीब 1-1.5 महीना पहले थी, उसी स्थिति में हम चल रहे हैं। बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उससे लगा था कि थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत नहीं मिलती दिख रही है, और परेशानी जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दोबारा एक बढ़ती जा रही है। जी जी, मैं प्रो साहब एक और ढंग से इसको जरा देखना चाहूंगा। इस युद्ध में अमेरिका तो फायदे में, उसका उसका वेनेजुएला को वही कंट्रोल कर रहा है, तो उसका चाहे क्रूड हो चाहे गैस हो, उसका तो मामला बढ़ गया, वो ऑल टाइम हाई वो इस समय एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, भारत एक समय ऐसे जगह खड़ा है कि जहां पे उसको एक ठोस निर्णय लेना। भारत इस समय इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसराइल के साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ईरान जो है वो अब आने वाले समय में वो कई देशों का नेतृत्व करेगा, एनर्जी पे काफी उसका कंट्रोल होगा। तो भारत अपना व्यापारिक लाभ देखते हुए कि हमारा किसमें सेल्फ इंटरेस्ट, क्या ये ठीक नहीं है कि हमें ईरान के साथ ज्यादा अलाइन होना चाहिए बनस्पत इसराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी देना चाहूंगा, सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से। मेरा मानना है ये ग्लोबल इंटरेस्ट होता है देश का। मतलब आप सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे, आप मतलब एक बड़ा व्यापार का वो जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे। अगर आप जो है शिफ्ट करेंगे, अमेरिका को इजराइल बैक कर रहा है, अगर आप ईरान के साथ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका के साथ भी नहीं जाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो ट्रेड है, जो आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, आपके जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, क्योंकि 2005 के बाद तो हमने अपने स्ट्रेटेजिकली जो अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया, हमने रूस का भी साथ कम करना शुरू कर दिया। वो तो हमें जो एडवांस सुखोई भी देना चाहते थे, लेकिन हमने वो नहीं लेके हमने राफेल लिया। तो हमने मतलब अब स्ट्रेटेजिकली वहाँ अलाइन कर लिया है। तो हमें दुनिया में स्ट्रेटेजिकली सब कुछ बदलना पड़ेगा। चीन के साथ भी रिश्ता बदलना पड़ेगा, जैसे हम क्वाड में हैं तो हम चीन के खिलाफ खड़े दिखते हैं, तो चीन के साथ भी अपना रिश्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर क्वाड में अमेरिका एक्टिव नहीं होगा तो हम क्वाड में रह के क्या करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक बड़ा डिसीजन होगा कि आपको स्ट्रेटेजिकली कहाँ पे, और वो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंस चाहिए। आपको एक इंडिपेंडेंस जो मिलती है वो टेक्नोलॉजी से मिलती है। टेक्नोलॉजी में ही हम कमज़ोर हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम निर्भर हो गए चीन के ऊपर, रूस के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। तो हमारी वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए जिससे हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें, वो हमारे पास नहीं है।
तो इसीलिए हम तीनों के बीच में पिस जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगी, वो शॉर्ट टर्म में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको R&D पे जो खर्च करना पड़ेगा, आपको शिक्षा पे करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन। और जो हमारा सामंतवादी एक विचार है जिसमें हम ऊपर से ऑर्डर देते हैं नीचे के लिए, वो R&D के लिए सही नहीं है। R&D के एनवायरनमेंट के लिए तो आपको नीचे छूट देनी पड़ती है, आपको क्रिटिसिज्म जो वगैरह होता है उसको टॉलरेट करना पड़ता है। तो R&D एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए तो हमारी सरकार को सब कुछ अपना जो बेसिक उनका जो प्रिमाइज है उसी को बदलना पड़ेगा। अभी तो ऊपर से नीचे तक सब जाता है, PMO सब चलाता है, और जो बाकी मिनिस्ट्रीज है उनको भी छूट नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारी सरकार यूनिवर्सिटीज़ को और इंस्टीट्यूशन को एक छूट देने लगेंगे कि वो अपने मर्जी ऑटोनॉमी से चलाएं, वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। सिर्फ अभी हम ईरान से ज़्यादा तेल ले या ये कर लें, वो अभी स्थिति नहीं है। अभी तो हमको एक उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देख के और अपने निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन हम ईरान के साथ खड़े दिखेंगे तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे, और वहाँ पे जो हमारा ट्रेड सरप्लस है वो एकदम उस पर असर पड़ेगा। और क्योंकि ट्रम्प बहुत ही ट्रांजैक्शनल है, जैसे ही उनको दिखेगा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं तो वो एकदम से हमारे ऊपर जरूर प्रहार करेंगे, वो टैरिफ लगाएंगे, बाकी सब चीज़ें करेंगे। तो हमको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय लेना पड़ेगा। मैं प्रो साहब एक चीज और कर दूं, जो आपने R&D का कहा है इस पे आगे, क्योंकि वो दुख की बात है। जो मैं जितना जानता था, भारत की जो प्रीमियर संस्था थी CSDS, जो बहुत बहुत रिसर्च का काम करती थी, उसको ही सरकार ने अनुदान वापस ले लिया है। खैर, मैं अब दूसरी तरफ बढ़ता हूँ। एथेनॉल पे भारत के पेट्रोलियम मंत्री जो पहले उसको डिफेंड करते थे, वो उन्होंने एडमिट किया कि भाई अब इसमें तो माइलेज कम हो गया है। आज सरकार की तरफ से आया है कि उसमें कुछ नहीं, 5-6% वो कम होता है। वो 1% कम हो, 5% कम हो, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि अगर उसमें 20% आप मिला रहे हैं और उसका जो कमी है पेट्रोल में, जो प्राइसेस में, क्या आपने वो दी या आप देने को के मूड में है? एक दूसरा ये है कि ये कहना कि नहीं उससे इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात की कह रहे हैं 2023 के बाद ऐसे इंजन बनने लगे हैं, फ्लेक्सी इंजन। लेकिन 2023 से पहले तो 90% से ज्यादा गाड़ियां 2023 के पहले की हैं। मेरी गाड़ी 2023 के पहले की है। तो उस पर कोई एक, जब तक कोई स्पेशलिस्ट रिपोर्ट या वो नहीं आएगी तब तक हम कैसे माने कि उससे खराब नहीं हो रहा। तो एथेनॉल पे जरा सरकार की नीति, और ये केवल और केवल मुनाफाखोरी, या क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि ये कहना कि ब्राजील में 1970 से चल रहा है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्रोफेसर, मेरा मानना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जैसे आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट तो आई है, रिपोर्ट ने बताया है कि जो इतना असर पड़ेगा, ये असर पड़ेगा वगैरह वगैरह, और कि उसके लिए जो फ्लेक्सी इंजन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार ने वो बात छुपाने की कोशिश की, क्योंकि उसको एडमिट नहीं उसने किया, जबकि उसको एडमिट कर लेना चाहिए था। और क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा रिपोर्ट में कि अगर $70 प्रति बैरल अगर क्रूड का दाम होगा तो फिर हम जो एथेनॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका दाम नहीं कम होगा। पर अगर $70 से ऊपर होगा तब जो एथेनॉल ज़्यादा चीपर पड़ेगा, $70 से कम होगा तो एथेनॉल महंगा पड़ेगा इस्तेमाल करने के लिए। पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हमारे पास क्रूड की कमी है, तो इसलिए हमारे पास रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कमी है। तो अभी जो इन्होंने 10% से 20% किया, तो उससे जो हमारे क्रूड की जो कमी थी वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जो इंटरनेशनल जो प्राइसेस थे वो करीब $100 के चल रहे थे, तो इनको दाम थोड़े कम कर देने चाहिए थे हमारे उसके। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं की, और ट्रांसपेरेंसी नहीं की तो इसीलिए हंगामा हुआ, और पब्लिक में मतलब एक कंफ्यूजन भी हुआ कि एक्चुअल में कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि सरकार ने ट्रांसपेरेंटली नहीं काम करती है, वो हर चीज़ में कुछ छुपा लेती है। जैसे कि क्रूड कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना आ रहा है, वो आज तक वो जब सही ढंग से आंकड़े नहीं बताती कि भाई क्रूड की शॉर्टेज कितनी हुई और हमारे रिजर्व्स पे कितना उसका असर पड़ा। वो तो कहती रहती है, पहले तो ये था कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो तो सिर्फ 9.5 दिन के लिए हैं, लेकिन बीच में फिर कहना शुरू कर दिया कि अभी तो हमारे पास 60 दिन के बाकी हैं। तो 9.5 दिन का क्या है और 60 दिन का क्या है, ये भी क्लियर सरकार नहीं बताती। फिर इम्पोर्ट कितना हो रहा है, कितना उसके शॉर्टेज हो रही है, वो भी ठीक से नहीं बताती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी सरकार बहुत कुछ छुपाती है, और ये एक जनरल टेंडेंसी है हमारी सरकार की कि वो डेटा के साथ खिलवाड़ करती है। वो चाहे GDP का डेटा हो, चाहे रोजगार का डेटा हो, वो चाहे कंजम्पशन का डेटा हो, वो चाहे जब दामों का डेटा हो, जो इन्फ्लेशन का डेटा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है
कि आप जो डेटा से प्ले कर रहे हैं और जो आप पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये कॉन्फिडेंस में लेके फिर सरकार काम करे तो पब्लिक में इतना कंफ्यूजन ना हो, और अभी जो विश्वास की एक कमी हो जाती है क्योंकि डेटा के साथ प्ले हो रहा है, वो फिर विश्वास जो है जनता का बना रहेगा। मैं प्रोफेसर साहब एक अंतिम प्रश्न पूछ लूं। प्रधानमंत्री इस समय बिल्कुल बाहर विदेश की यात्रा खूब दौड़ दौड़ के कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, उनको ये अवार्ड मिल रहा है, कहीं वो अवार्ड मिल रहा है, वो भारत न्यूजीलैंड कुछ विजन 2030 कुछ वो भी डॉक्यूमेंट भी साइन कर रहे हैं, ट्रेड डील साइन हो रही है। मुझे अजीब सा एक चीज लगती है कि ना उनके साथ कॉमर्स मिनिस्टर जा रहे हैं, ना उनके साथ, मतलब वो किसी को नहीं ले जाते हैं, ना फॉरेन मिनिस्टर को ले जाते हैं, ना वो अकेले जाके सब ऑल इन वन करने की कोशिश करते हैं। और फिर जो जो मैं इसलिए, हालांकि वो आपका विषय नहीं है लेकिन मैं अपना रहा, फिर वहां 2+6 8 हुआ और इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे केवल हंसी उठती है। तो ये जो प्रधानमंत्री का इतना दौरा है उससे भारत को कमर्शियल मतलब व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से कुछ फायदा हो रहा है कि ये केवल घूमना घामना है? देखिए, इसमें मैंने कई बार कहा है कि जितनी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुई हैं उसमें भारत को ही नुकसान हुआ है। वो चाहे जापान के साथ हुई, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ हुई, उनका एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ा, तो हमारा जो डेफिसिट था उन देशों के साथ वो बढ़ गया। वजह उसकी फिर वही टेक्नोलॉजी आ जाती है। आज जो टेक्नोलॉजी जिसके पास है वही सस्ता प्रोड्यूस करेगा। जैसे चीन के पास टेक्नोलॉजी है तो हमें माल सस्ता दे देता है, वो मतलब हमारी जो बड़ी जो लो टेक्नोलॉजी आइटम है वो भी हमें सस्ता दे देता है। पतंग का मांझा हो गया है ना, जो दिवाली की लाइट हो गई, गणेश की मूर्ति हो गई, है ना। तो ये हमारी कमजोरी है कि R&D में हम इतने कमजोर हो गए कि जब बाकी देश फायदा उठा लेते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अभी प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो अपनी साख बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ना कि उससे हमें कॉमर्शियली कुछ फायदा होने वाला है। क्योंकि जितने हम एग्रीमेंट साइन करेंगे, जितना हम विदेशियों को कंसेशन देंगे, तो उनको ज़्यादा फायदा होगा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तो इम्पोर्ट करते हैं वो सारी टेक्नोलॉजी वगैरह। और हम ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए। पर फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी हम API के लिए हम चीन के ऊपर निर्भर हैं। अगर चीन API रोक देगा तो जब हमारे जो एक्सपोर्ट जो फार्मास्यूटिकल्स का रुक जाएगा। अगर वहाँ चीन से हमारी फैक्ट्रियों के लिए मशीनें आना बंद हो जाती हैं या इंजीनियर आना बंद हो जाते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि फिर यही घूम फिर के आता है। और जो प्रधानमंत्री है वो अपना दिखाना चाहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, पर मेरा मानना है कि हम किस प्रकार के विश्व गुरु हैं। हमारे यहाँ मतलब अगर आप जो चंडीगढ़ में देखें तो कैनेडियन वो काउंसलर ऑफिस और ऑस्ट्रेलियन काउंसलर ऑफिस के पास लंबी लंबी लाइनें लगी हैं यूथ की जो वहाँ जाना चाहता है। क्या कनाडा से लोग यहाँ आ रहे हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ रहे हैं? या अमेरिका से यहाँ पे लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ तो लोग लीगली या इलीगली बाहर जाना चाहते हैं। तो अगर हम विश्व गुरु होते तो लोग हमारे यहाँ आने आने की जो कोशिश करते, ना कि यहाँ से जाते। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये कहना कि हम विश्व गुरु हैं और फिर हम कहते हैं कि H1B वीज़ा और दे दो, जिससे हमारा टैलेंटेड जो यूथ है वो भी बाहर चला जाए, है ना। हम अपना टैलेंटेड यूथ खुद नहीं इस्तेमाल करते। अगर हम विश्व गुरु होते तो हम हमारे यहाँ तो कमी होती। अब जो अमेरिका में क्यों कमी है टैलेंट की? क्योंकि वो इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना, तभी वो यहाँ से टैलेंट ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से टैलेंट ले रहा है, यूरोप यहाँ से टैलेंट ले रहा है, क्योंकि वो विश्व गुरु वो लोग हैं। हम तो उनको एक सप्लायर के तौर पे, चीप लेबर सप्लायर के तौर पे हम काम कर रहे हैं। तो हम किस प्रकार से विश्व गुरु हैं? तो सिर्फ विजिट कर देने से विश्व गुरु नहीं हो जाते, है ना। वो ये बात अलग है कि हम, क्योंकि अब 146 करोड़ के देश हैं तो सभी हमें वेलकम करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री को वेलकम करेंगे, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, तो सब लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। हमें ये देखना है कि हमें किस में फायदा है। हमें फायदा तो तब होगा जब हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी और लोग फिर हमारे यहाँ से वो माल खरीदेंगे जो टेक्नोलॉजिकली हायर आउटपुट है, ना कि वो जो लोअर लेवल का आउटपुट है जो हमारा जिसमें वैल्यू एडिशन बहुत कम है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो ट्रिप्स वगैरह हैं ये सिर्फ अपनी एक साख बनाने के लिए हैं, इसीलिए वो बाकी मिनिस्टर्स को भी नहीं ले जाते। अच्छा, एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े देश को सारी चीज़ें समझ जाए ये भी नहीं होता है, क्योंकि इतना पेचीदगियाँ होती हैं आपके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन वगैरह में। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक दिखाने के लिए हो रहा है, ना कि इससे कोई भारत को बहुत बड़ा टेंजिबल वो मिलेगा या भारत एक विश्व गुरु के सामने, दुनिया के सामने पेश होगा। थैंक सो मच प्रो साहब। मैं एक बात, मेरे उसका जवाब मुझे अभी भी नहीं मिलता है कभी कभी। भारत ये मानता है कि भाई दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला देश, चीन से ज़्यादा पैदा करने वाला देश, लेकिन आज भी वो जो 80 करोड़ लोगों को आज भी अगर ये अनाज 2 टाइम का ना मिले
तो शायद उनके कई लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। तो ये हम जी हाँ। कौन सा, हाँ, ये जो आप हरदम समझाते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिकली समस्या है, प्रोडक्शन की समस्या नहीं। तो ये एक अजीब सा वो लोगों है। के हाथ में आमदनी नहीं है ना, अगर लोगों के हाथ में आमदनी होगी तो वो आप ज्यादा खरीद लेंगे, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है जिसमें गरीबी बहुत ज्यादा है, तो उसके पास जैसे कि ई श्रम पोर्टल पे कि 90% बताते हैं कि वो 10,000 रुपये से कम कमाते हैं, और वो तो अभी कंफर्म हुआ यहाँ पे नोएडा में, जो गाजियाबाद में, वहाँ पे जो वर्कर्स ने स्ट्राइक वगैरह किए, तो बता रहे हो 10,000, 11,000, 12,000 रुपये मिलता है, यानी वो गरीबी की रेखा के आसपास ही हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक की आज की लाइन के हिसाब से चलें, $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो एक परिवार 5 लोगों का उसको 42,000 रुपये चाहिए, है ना, जबकि यहाँ पे तो 10, 11,000, 12,000 करते हैं। अब उसका जब टेक्निक क्या करते हैं, वो कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में देख लो। परचेजिंग पावर पैरिटी तो इसलिए हमारी जो वो बेहतर है हमारा रुपया, क्योंकि हम जब वर्कर को पे ही नहीं करते, तो परचेजिंग पावर पैरिटी तो जो वर्कर है उसके लिए डबल जेओपार्डी है। एक तरफ तो उसको कम मिल रहा है, फिर आप उसको कह रहे नहीं नहीं आपका तो स्थिति बेहतर है, क्योंकि हमारा तो रुपया जो डॉलर के मुताबिक इतना कमजोर नहीं है, वो तो 95 की जगह वो तो 35 का है। तो वो 35 का इसलिए क्योंकि उसको आप कम पे कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके हालात बेहतर हैं। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी तो एक डबल जेओपार्डी है, और इसी तरह से हम जब खिलवाड़ करके ये सब कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो आम आदमी है उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, और इसलिए हम विश्वगुरु का कहते हैं, पर जो आम आदमी है उसको तो विश्वगुरु का कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नमस्ते।